गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिकल केमिस्ट्री की पिछले जो लेक्चर था उसके अंतर्गत मैंने मार्किंग स्कीम और सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करता हूँ यूनिट 4 कोलोइडल स्टेट। कोलोइडल स्टेट, कोलोइडल स्टेट, यूनिट 4 कोलोइडल स्टेट, कोलाइडी अवस्था। अब कोलाइडी अवस्था से क्या सेंस है, कोलाइडल अवस्था के अंतर्गत क्या क्या आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, तो इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन, कोलाइडी विलियन, कोलाइडी अवस्था से क्या सेंस है इसके बारे में। देन आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलियनों का वर्गीकरण, कोलाइड्स का वर्गीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोलाइड्स का वर्गीकरण है, ये कई तरीके से है। पहला आ जाता है कि सामान्यतः जो कोलाइडी जो फेज है, चूंकि अपन कोलाइडी स्टेट की बात करते हैं, मैंने कल भी सिलेबस मार्किंग स्कीम के तहत बताया था कि सामान्यतः ये कोई पदार्थ मैटर की स्टेट नहीं है, ये विलियन में उपस्थित जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी साइज, उनका डायमीटर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस तरीके से अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट कहलाता है सोल्यूट पार्ट, एक कहलाता है सोल्यूट और दूसरा कहलाता है सॉल्वेंट। ठीक है। अब ये जो सोल्यूट है ये सॉल्वेंट में क्या रहता है, डिजोल्व रहता है। ये जो सोल्यूट है सामान्यतः है, अगर मैं कोलाइडी स्टेट की बात करता हूं, अभी जनरल इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि कोलाइडी विलियन से क्या सेंस है, ट्रू सॉल्यूशन से क्या सेंस है। तो ये जो सोल्यूट है कोलाइडल स्टेट की जहां बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस सोल्यूट को कह दिया जाता है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज ऐसी प्रावस्था जो परिक्षेपण माध्यम में विस्तृत रहती है, डिस्पर्स रहती है, वो कहलाती है डिस्पर्स फेज। जो एक तरीके से विलियन के लिए जहां आप सोल्यूट शब्द टर्म काम में लेते हो, वैसे ही कोलाइड्स के लिए डिस्पर्स्ड फेज काम में आपको लेनी है। सोल्वेंट जहां आप टर्म काम में लेते हो, वहां आपको काम में लेनी है डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर। तो कुल मिला के जहां मैं कोलाइडल स्टेट की बात करूंगा, कोलाइडी विलियन की बात करूंगा, उन टर्म का ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज द सोल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। तो सोल्यूट, कोलाइडी विलियन की बात करते ही सोल्यूट को सोल्यूट न बोलकर उसको क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर। सॉल्वेंट को क्या कहेंगे, डिस्पर्सन मीडियम। तो यहां जो कोलाइडल स्टेट है, इस कोलाइडल स्टेट्स का वर्गीकरण या कोलाइड्स का जो वर्गीकरण किया जाएगा, उस कोलाइड्स के वर्गीकरण में ध्यान रखिएगा, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये वर्गीकरण कई तरीके का हो सकता है। पहला आता है ऑन द बेसिस, इनके बारे में डिटेल में बाद में अध्ययन करेंगे, पहले इनके लेआउट बता देता हूं कि कौन कौन सी कोलाइडल स्टेट्स में आपको अध्ययन करना है। ऑन द बेसिस ऑफ interaction between dispersed phase and dispersion medium, यानी परिक्षेप प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य किस तरीके का इंटरेक्शन है, अन्योन्य क्रिया किस टाइप की है। अगर दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन रखते हैं तब तो वो कहलाता है, ऐसे कोलाइड कहलाते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। अगर इंटरेक्शन नहीं रखते हैं तब उन्हें कहा जाता है लायोफोबिक कोलोइड्स। क्लियर। दो प्रकार के कोलाइड्स हो जाते हैं जिन्हें मैं ऐसे कह सकता हूं कि सामान्यतः द्रव स्नेही कोलाइड्स और दूसरे कहलाते हैं द्रव विरोधी कोलाइड्स। अब ये द्रव स्नेही और द्रव विरोधी का क्या है, किस तरीके से कौन कौन से कोलाइड्स हैं वो द्रव विरोधी की कैटेगरी में आते हैं, इनके बारे में बाद में। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो आ जाता है फिजिकल स्टेट पर, ऑन द बेसिस ऑफ
फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स। अब देखिए कंपोनेंट्स का मतलब है कि जो कोलाइडल विलियन है वो कौन कौन से घटकों से निर्मित होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कोलाइडल विलियन है वो दो घटकों से निर्मित होता है, एक डिस्पर्स फेज, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। अब इनकी फिजिकल स्टेट कैसी है? फिजिकल स्टेट का मतलब है कि सामान्यतः सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, मान लीजिए मैं फिजिकल स्टेट की बात करता हूं तो डिस्पर्स्ड फेज किस टाइप का है? डिस्पर्स्ड फेज भी तीन प्रकार का हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसे ही डिस्पर्सन मीडियम भी तीन प्रकार का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड ले लिया आपने, और डिस्पर्सन मीडियम आपने सॉलिड, लिक्विड, एक बार आपने सॉलिड लिया, दूसरी बार आपने लिक्विड लिया, तीसरी बार गैस लिया। तो ऐसी स्थिति में सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉलिड लिक्विड का बन जाएगा, सॉलिड गैस का बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपने डिस्पर्स फेज लिक्विड ले लिया और डिस्पर्सन मीडियम वही सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों प्रकार के लिए, तो लिक्विड सॉलिड का बन सकता है, लिक्विड लिक्विड का बन सकता है और लिक्विड गैस का बन सकता है। ऐसे ही गैस का तीनों के साथ तो कुल 9 प्रकार के घटक बन सकते हैं या 9 प्रकार के विलियन निर्मित हो सकते हैं। परंतु ये जो कोलॉइडल स्टेट्स होती है या कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है ये हिट्रोजीनियस प्रकृति का होता है। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, हिट्रोजीनियस प्रकृति का होता है। अब ये विषमांग प्रकृति का है तो चूंकि दो गैसों का आपस में जो मिश्रण होता है वो तो समांग प्रकृति का है, यानी होमोजीनियस मिक्सर है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हिट्रोजीनियस होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में गैस गैस जो सॉल्यूशन बनेगा वो सामान्यतः इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो कुल 9 प्रकार में से एक टाइप गैस गैस जो सॉल्यूशन है वो डिलीट हो जाता है। आपके रिमेनिंग 8 जो टाइप्स हैं उन 8 प्रकार यानी फिजिकल स्टेट्स के आधार पर 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र हो सकते हैं। उन 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्रों में कुछ अति महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने लिया सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड यानी सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो कोलाइडी विलियन होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? सोल के नाम से जानते हैं। अगर लिक्विड इन सॉलिड हो यानी ठोस में अगर लिक्विड घुला हुआ है तब उस कोलाइडी तंत्र को हम क्या कह देते हैं? जेल के नाम से जानते हैं। अगर लिक्विड लिक्विड में ही घुला हुआ है, लिक्विड इन लिक्विड, तो ऐसा जो कोलाइडी तंत्र होता है उसको हम इमल्सन कह देते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं? इमल्सन के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि सामान्यतः ये जो 8 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, 8 टाइप्स के, ये 8 प्रकार डिपेंड करेंगे कि किस टाइप का आप मीडियम ले रहे हो, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण होगा। अगला आ जाता है तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल, जो डिस्पर्स फेज है उसके आधार पर। तीसरा जो प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स फेज यानी सोल्यूट जो आप ले रहे हो उन सोल्यूट के ऊपर चार्ज कैसा है। अगर सोल्यूट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव कोलाइड्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कोलाइड। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव कोलाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर? ये तीसरा टाइप का। अब कौन से पॉजिटिव कोलाइड्स बनेंगे, कौन से नेगेटिव, या चार्ज क्यों आता है, इनके बारे में आगे जिक्र करेंगे। अगला आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल, स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल हैं यानी डिस्पर्स फेज वाले, उनके आधार पर भी सामान्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं। या तो हो सकता है मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, और दूसरे प्रकार के हो सकते हैं मिसिलर कोलाइड्स। तो कुल 2 प्रकार के कोलाइड्स हो सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। और लास्ट वाला वर्गीकरण आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कोलोइड पार्टिकल
कोलोइड पार्टिकल की प्रकृति के आधार पर कैसे, तो इस आधार पर तीन प्रकार के पार्टिकल्स, तीन प्रकार के कोलाइडी विलियन हो सकते हैं। मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड थर्ड एसोसिएटेड कोलोइड्स। ये तीन प्रकार के कोलोइड्स हो सकते हैं। ये था आपका कोलाइडी विलियन, इसके अंतर्गत अपने को पढ़ना है। अब इनमें से ध्यान रखिएगा, अपने को अपना जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें केवल तीन ही पोर्शन है। एक दिया हुआ है आपका सॉलिड इन लिक्विड, यानी ठोस डिस्पर्स फेज लिया, लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम है। एक दिया हुआ है लिक्विड इन सॉलिड और एक दिया हुआ है लिक्विड इन लिक्विड। तो कुल तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक सोल के बारे में चर्चा करना चाहता है, जिसका सबसे ज्यादा अध्ययन हुआ है, यानी कोलाइडी विलियनों में सॉलिड किसी लिक्विड में डिजोल्व है, विसरित है। ऐसे ही लिक्विड है, वो लिक्विड में है तो उसको पायस या इमल्सन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। अब इन कोलाइडी विलियनों को बनाते कैसे हैं, इनकी बनाने की क्या मेथड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके बारे में चर्चा कर लेंगे, पर्टिकुलर कोलाइडी तंत्र के बारे में। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। कोलाइडी विलियन से क्या सेंस है या कोलाइडल स्टेट से क्या अर्थ है, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। अब देखिए, कोलाइडी जो विलियन है ये सामान्यतः है, कोलाइडी विलियन जो सबसे पहले जिसने बताया वो एक वैज्ञानिक थे फ्रांसिस्को सेल्मी। उन्होंने ये कहा कि सामान्यतः विलियन है वो दो टाइप के होते हैं, एक कहलाते हैं साधारण विलियन और दूसरे उसने बांट दिया छद्म विलियन, यानी सूडो सॉल्यूशंस के रूप में। सबसे पहले जिसने बताया वो फ्रांसिस्को सेल्मी थे। उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया, सामान्यतः विलियन के बारे में, जिसके अंतर्गत उन्होंने विलियन के दो भाग बता दिए। क्लियर। सबसे पहले सॉल्यूशन दो टाइप के बताए। एक बताया उसने कॉमन सॉल्यूशन या साधारण विलियन, कॉमन सॉल्यूशन, और दूसरे बारे में बताया उसने स्यूडो सॉल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले जिक्र की जो किया वो था फ्रांसिस्को सेल्मी। उन्होंने कहा कि सामान्यतः ये जो विलियन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक साधारण विलियन, दूसरा छद्म विलियन। साधारण विलियन जो होते हैं वो सामान्यतः प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं करते हैं, जबकि सूडो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। सूडो सॉल्यूशन के लिए उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार के जो विलियन हैं इनमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट के जो कण हैं, वो सामान्यतः उन लवणों के साथ, उन लवणों से अवक्षेपित हो जाते हैं जो उनके साथ क्रिया नहीं करते हैं, जबकि इनमें वास्तविकता में, इनमें कॉमन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो इस आधार पर उन्होंने विलियन के दो भाग किए थे, कॉमन सॉल्यूशन और सूडो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में मैंने बता दिया कि जिसके अंतर्गत सॉल्वेंट में डिजोल्व रहता है, उस समांगी मिश्रण को हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन। अब ध्यान रखना, इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ये कहता है कि सामान्यतः ये कोई विलियन का गुण धर्म नहीं है, ये पदार्थ की प्रकृति है। यानी थॉमस ग्राहम, जहां फ्रांसिस्को सेल्मी विलियन के बारे में बात करता है, थॉमस ग्राहम ये कहता है कि ऐसा विलियन का न होकर पदार्थ की प्रकृति होती है, अर्थात पर्टिकुलर पदार्थ में ऐसा गुणधर्म पाया जाता है। उन्होंने इस आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांट दिया। एक पदार्थ को उन्होंने कहा क्रिस्टेलोइड्स, और दूसरे प्रकार के पदार्थ को उन्होंने नाम दिया कोलोइड्स। ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले थॉमस ग्राहम ने कोलोइड शब्द का प्रयोग किया था। तो उन्होंने पदार्थों को दो भागों में बांट दिया, क्रिस्टेलोइड सब्सटेंस और कोलोइडल सब्सटेंस। ये जो क्रिस्टेलोइड सब्सटेंस थे, इनके बारे में उन्होंने कहा कि इन पदार्थों को अगर आप विलियन में डिजोल्व करोगे तो ऐसी स्थिति में ये पूर्ण रूप से विसरित हो जाते हैं, तथा अगर इन्हें फिल्टर पेपर या किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से, तो ये आसानी से उसमें से आर पार चले जाते हैं। जबकि कोलोइडल जो सब्सटेंसेस होते हैं, अगर आप इनका विलियन बनाओगे तो ऐसी स्थिति में ये अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि पदार्थों में ऐसा गुणधर्म होता है, क्रिस्टेलोइड वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आर पार हो जाते हैं, जबकि कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आर पार नहीं होते हैं।
लेकिन चूंकि थॉमस ग्राम ने तो ये पदार्थ की प्रकृति बताई थी, इस पर कुछ वैज्ञानिकों ने ऑब्जेक्शन लगाया कि जैसे मान लीजिए NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड, इस सोडियम क्लोराइड को मैंने एक बार जल में घोला H2O में और दूसरी बार मैंने इसे बेंजीन में घोला। अब देखिए दोनों ही सॉल्वेंट है, वाटर भी एक सॉल्वेंट है, बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है। वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है, जबकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट भी कह सकता हूं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कह सकता हूं, कार्बनिक विलायक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो NaCl है ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। और हमने ये पढ़ा है कि सेम लाइक डिजोल्व लाइक, यानी समान समान को घोलता है। तो ऐसी स्थिति में आयनिक कंपाउंड किस में घुलेगा? पोलर सॉल्वेंट्स में। तो NaCl है वो वाटर में तो घुल जाता है, लेकिन NaCl बेंजीन में नहीं घुल पाएगा। NaCl जब बेंजीन में नहीं घुलेगा तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिल्टर पेपर की सहायता से अगर उसे छानोगे तो ऐसी स्थिति में NaCl सेपरेट आउट हो जाता है, क्योंकि इसमें डिजोल्व नहीं होता है, जबकि वाटर में डिजोल्व होता है। जबकि थॉमस ग्राहम तो ये कहता है कि ये पदार्थ का टाइप है, यानी पदार्थ की प्रकृति है, जो बिल्कुल विपरीत हो गई। यानी थॉमस ग्राहम तो ये कहता है कि NaCl किसकी भांति व्यवहार करता है? क्रिस्टलोइड की। लेकिन कब करता है? यानी आपने विलायक परिवर्तित करते ही उस पदार्थ की प्रकृति बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में थॉमस ग्राहम की जो अवधारणा थी पदार्थ को दो भागों में डिवाइड करने की, वो फ्लॉप हो गई। अर्थात कौन से क्रिस्टलोइड कहलाते हैं, कौन से कोलॉइड्स कहलाते हैं। तत्पश्चात अन्य वैज्ञानिकों ने बताया कि सामान्यतः ये पदार्थ की प्रकृति न होकर ये डिपेंड करता है कि उस सोल्यूट पार्टिकल की साइज क्या है। सोल्यूट पार्टिकल की साइज अगर बहुत सूक्ष्म है, यानी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लो है, तब तो ऐसे विलियन हैं वो कहलाते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अर्थात इसी के आधार पर विलियंस के प्रकार बता दिए गए, यानी इन्हीं के आधार पर विलियन के प्रकार बता दिए गए जो थॉमस ग्राहम ने बताए थे। इन्हीं के आधार पर विलियन 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे कहलाते हैं सस्पेंशन और तीसरे कहलाते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। अब ये जो टाइप्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की, सोल्यूट पार्टिकल की साइज पर डिपेंड करते हैं। तो साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि डायमीटर कितना है, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, डायमीटर कितना है उसके आधार पर साइज कितनी है। अगर साइज बहुत 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी कम है, तब तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम कह देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तब हम उसे क्या कह देते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। अगर सोल्यूट पार्टिकल की साइज 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लार्ज है, तब हम उसे कह देते हैं सस्पेंशन। तब हम उसे क्या कह देते हैं? सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के बीच की है, यानी 10⁻⁵ सेंटीमीटर से तो छोटा है लेकिन 10⁻�7 सेंटीमीटर से लार्ज है, तब हम उसे कह देते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइड्स के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के 3 प्रकार के विलियन हो गए। अब यहां से मैं डेफिनेशन दे सकता हूं कि ऐसे विलियन जिनमें कोलाइडी कणों की आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच का होता है, ऐसे जो विलियंस होते हैं उन विलियनों को हम क्या कह देते हैं? कोलाइडी विलियन कहा जाता है। साइज के आधार पर कोलाइडी विलियन मैंने आपको 3 प्रकार के बता दिए, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। अब ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ये तो होता है होमोजीनियस। किस प्रकृति का होता है? होमोजीनियस, यानी सममांगी प्रकृति का होता है। जबकि सस्पेंशन और ये कोलॉइड्स दोनों ही कैसे होते हैं? हिटेरोजीनियस प्रकृति के होते हैं, यानी विषमांग प्रकृति के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सस्पेंशन यानी निलंबन और कोलाइडी विलियन दोनों कैसे होते हैं? विषमांग प्रकृति के होते हैं। अब ये जो ट्रू सॉल्यूशंस होता है, मैंने कहा कि इनमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका आकार बहुत कम होता है। तो सोल्यूट पार्टिकल्स का आकार कम होने के फलस्वरूप इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम लगता है, इसलिए ये सामान्यतः पात्र के पेंदे में, यानी बॉटम ऑफ दी, जो आप कंटेनर ले रहे हो उस कंटेनर के बॉटम में नहीं बैठ पाते हैं। जबकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका आकार लार्ज होता है, इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगने के फलस्वरूप ये जो कंटेनर आप ले रहे हो, जिस कंटेनर में रखा हुआ है, उस कंटेनर के पात्र में, पेंदे में बैठ जाते हैं। जबकि कोलाइडल्स इन दोनों के मध्य का होता है, तो ऐसी स्थिति में इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है। दूसरी चीज, ये जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं इनमें सामान्यतः जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो
प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, लेकिन जो कोलोइडल जो विलियंस हैं वो सामान्यतः प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, और प्रकाश का प्रकीर्णन करने वाला जो प्रभाव है उसको हम कह देते हैं टिंडल प्रभाव। साथ ही इनमें कुछ विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। चूंकि इनका साइज बहुत कम होता है, लेकिन इनका साइज इनकी तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इनमें एक विशेष प्रकार की स्थिति पाई जाती है जिसको अवशोषण एड्जॉर्प्शन कहते हैं। अवशोषण की क्षमता एक होता है अवशोषण, एक होता है अधिशोषण। तो सामान्यतः इनमें अधिशोषण की क्षमता भी पाई जाती है। अधिशोषण का मतलब होता है कि सामान्यतः सरफेस के ऊपर एकत्रित हो जाना। तो ऐसी स्थिति में ये एक तरीके से सरफेस कैटलिस्ट का भी कार्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इनमें एड्जॉर्प्शन की कैपेसिटी पाई जाती है। तो ये था सॉल्यूट पार्टिकल्स के आधार पर कोलोइडल विलियनों का जनरल इंट्रोडक्शन। कोलोइडल विलियन से क्या सेंस है, कोलोइडल विलियन क्या क्या होते हैं। अब आता है कोलोइडल विलियनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंतर्गत मैंने आप लोगों को सब 5 प्रकार बताए थे कि कोलोइडल विलियनों का वर्गीकरण 5 तरीके से किया जा सकता है। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब देखिए, क्लासिफिकेशन करने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि कोलोइडल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कोलोइड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कोलोइड्स 2 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। एक कहलाते हैं डिस्पर्स्ड फेज और दूसरे कहलाते हैं डिस्पर्सन मीडियम। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस तरीके से सॉल्यूशन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक कहलाता है सोलवेंट और दूसरा कहलाता है सोल्यूट। जस्ट लाइक उसी तरीके से कोलोइड्स में भी 2 पार्ट होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। ये डिस्पर्स्ड फेज है, ये डिस्पर्सन मीडियम में विस्तृत रहता है, डिस्पर्स्ड रहता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में विस्तृत रहती है, घुली रहती है। अब ये जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है, मैंने कहा कि डिस्पर्स फेज जो है वो सोल्यूट की तरह काम करता है। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की आवेश हो सकते हैं। आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इस आधार पर आवेश अगर एक समान आवेश हैं तब तो ऐसी स्थिति में वो रिपेल करेंगे, और अगर अलग अलग प्रकार का आवेश है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हो सकता है कि ये जो डिस्पर्स्ड फेज है इनमें किसी प्रकार का अगर कोई आवेश नहीं है तो ऐसी स्थिति में कण आपस में भी मिल सकते हैं और संगुणित हो सकते हैं, अर्थात इनका अवक्षेपण हो सकता है। तो एक अतिरिक्त पदार्थ इसमें और मिला दिया जाता है जिसको हम कह देते हैं स्टेबिलाइजर। स्थायी कारक का मतलब क्या करता है कि ये जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं इनको पास नहीं आने देता, और जैसे पास नहीं आएंगे तो ऐसी स्थिति में इनका एसोसिएशन नहीं बनेगा, अर्थात संघनित नहीं होंगे, और संघनित नहीं होंगे तो इनमें सामान्यतः अवक्षेपण की प्रक्रिया नहीं होगी, अर्थात एक जगह इकट्ठे होकर लार्ज अणु का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के कोलोइड्स की में मोटे तौर पर 2 फेज होती है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। एक तीसरा जो इन्हें स्थायी बनाने के लिए स्थायी कारक मिला दिया जाता है, जो सामान्यतः डिस्पर्स फेज के कणों को आपस में संघनित नहीं होने दिया जाता। तो कुल 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये जो डिस्पर्स फेज है ये सोल्यूट की तरह काम करता है, जबकि डिस्पर्सन मीडियम है वो सोलवेंट की तरह कार्य करता है। डिस्पर्स फेज है इस डिस्पर्सन मीडियम में विस्तृत रहता है। अब चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ 5 प्रकार की क्लासिफिकेशन बताई थी, उनमें पहले के बारे में जिक्र कर लेता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, इसके आधार पर सामान्यतः मैंने कहा कि जो कोलोइड्स है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स, जिनको हिंदी में द्रवस्नेही कोलोइड्स कह देते हैं,
और दूसरा लायोफोबिक कोलॉइड्स। इन्हें सामान्यतः द्रव विरोधी कोलॉइड्स कहा जाता है। अब ये द्रव स्नेही और द्रव विरोधी से क्या सेंस है? ऐसे कोलॉइडी विलयन जिनमें डिस्पर्स फेज तथा डिस्पर्सन मीडियम के मध्य आकर्षण पाया जाता है, तब हम जो कोलॉइडी विलयन होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? द्रव स्नेही कोलॉइड्स। अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मध्य अगर आकर्षण नहीं हो, तब ऐसी स्थिति में जो प्राप्त होता है उनको हम क्या कह देते हैं? लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब ध्यान रखिएगा, ये जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, इन लायोफिलिक कोलॉइड्स के लिए मैंने कहा कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मध्य क्या होता है? इंटरेक्शन। तो ऐसी जो कोलॉइड्स होते हैं, इन कोलॉइडी कणों के मध्य जो आकर्षण पाया जाता है वो सामान्यतः इनके एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्रोटीन है, आपका गोंद है, स्टार्च है आदि से जो कोलॉइडी विलयन निर्मित होगा वो क्या कहलाते हैं? लायोफिलिक कोलॉइड्स कहलाते हैं। जबकि मेटल्स से जो कोलॉइडी विलयंस जनरेट होता है, मेटल है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स है आदि के द्वारा जो कोलॉइडी विलयंस निर्मित होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? लायोफोबिक या द्रव विरोधी कोलॉइड्स के उदाहरण कह सकते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर, तो दो प्रकार के कोलॉइडी विलयन हो सकते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलॉइड्स। अब इनके बारे में द्रव स्नेही कोलॉइड्स को किस तरीके से बनाया जा सकता है, द्रव विरोधी कोलॉइड्स को कैसे, तो ध्यान रखिएगा, द्रव स्नेही कोलॉइड्स को साधारण आसानी से घोलकर बनाया जा सकता है, लेकिन द्रव विरोधी कोलॉइड्स को बनाने के लिए विशेष प्रकार की विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। चूंकि मैंने कहा कि ऐसे कणों के मध्य डिस्पर्स फेज तथा डिस्पर्सन मीडियम के मध्य कोई प्रकार का इंटरेक्शन नहीं पाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में कोलॉइडी विलयन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशनल मेथड्स प्रयोग करनी पड़ेगी। तो सामान्यतः लायोफिलिक कोलॉइड्स को आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन लायोफोबिक कोलॉइड्स को विशेष विधियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। दूसरा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स। कोलॉइड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है? फिजिकल स्टेट्स के आधार पर मैंने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी कोलॉइडी विलयन जिन घटकों से निर्मित होता है उन घटकों की भौतिक अवस्था क्या है, उनके आधार पर कुल 8 प्रकार के कोलॉइड तंत्र पाए जाते हैं, 8 टाइप्स, जिसके लिए मैंने कहा कि सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में हो सकता है। इनमें से 3 अति महत्वपूर्ण हैं। सॉलिड में रहेगा, सॉलिड इन सॉलिड, यानी डिस्पर्सन मीडियम भी आपने क्या, सॉलिड इन लिक्विड। इनमें से पहला है सॉलिड इन लिक्विड, यानी आपने क्या लिया? डिस्पर्स्ड फेज तो लिया आपने सॉलिड, और डिस्पर्सन मीडियम क्या ले लिया आपने? लिक्विड। सॉलिड अगर लिक्विड में घुला रहेगा तो जो कोलॉइडी तंत्र निर्मित होगा उसको हम क्या कह देंगे? सोल के नाम से जानते हैं। अगर सॉलिड में ही डिजोल्व रहेगा, सॉलिड में ही डिजोल्व रहे तो उसको हम कह देते हैं सॉलिड सोल। ध्यान रखिएगा, अगर मैं डिस्पर्स फेज की बात कर रहा हूं तो मैंने डिस्पर्स फेज सॉलिड लिया और डिस्पर्सन मीडियम पहली बार मैंने सॉलिड लिया, तो सॉलिड इन सॉलिड, तब ऐसी स्थिति में जो कोलॉइडी तंत्र निर्मित होगा उसको हम क्या कह देते हैं? ठोस सोल के नाम से जानते हैं। सॉलिड अगर लिक्विड में डिजोल्व रहेगा तो जो कोलॉइडी तंत्र है वो क्या कहलाएगा? केवल सोल के नाम से। अगर सॉलिड गैस में डिजोल्व रहे तब हम उसको ठोस एरोसोल के नाम से, सॉलिड एरोसोल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अगर डिस्पर्स्ड फेज आपने लिक्विड ले ली तो लिक्विड अगर सॉलिड में डिजोल्व रहेगा तब तो हम उसको क्या कह देते हैं? जेल कह देते हैं। अगर लिक्विड में डिजोल्व रहे तब हम उसको एरोसोल के नाम से जानते हैं, और अगर लिक्विड गैस में रहे तब हम उसे एरोसोल के नाम से जानते हैं। अगर लिक्विड में डिजोल्व रहेगा तो उसको हम इमल्सन या पाइस के नाम से जानते हैं। अगर लिक्विड गैस में रहेगा तब हम उसको एरोसोल्स के नाम से जानते हैं, द्रव एरोसोल यानी लिक्विड एरोसोल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आपका गैस आ जाता है। गैस किसके अंतर्गत डिजोल्व है? गैस सॉलिड में हो सकता है। गैस किसके अंतर्गत हो सकता है? लिक्विड में हो सकता है। गैस में, तो गैस का तो मैंने कहा कि होमोजीनियस मिक्सर होता है, ऐसी स्थिति में उसको काउंट नहीं करता है। तो गैस अगर सॉलिड में है तो हम उसको ठोस फॉर्म के नाम से जानते हैं।
अगर गैस लिक्विड में है तो हम उसको झाग कोलॉइडी तंत्र के नाम से जानते हैं। ये कुल 8 प्रकार के कोलॉइडी तंत्र हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कौन से कोलॉइडी तंत्र का कौन सा एग्जाम्पल है, इनके बारे में आपको एक टेबल के माध्यम से बता दिया जाएगा, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।